गुड मॉर्निंग, न्यूज़ दिल्ली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। 8 अगस्त की इस वीडियो में बात होगी हॉकी कैंप में पहुंचा कोरोना, भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह समेत 5 खिलाड़ी मिले पॉजिटिव। चीन ने गलवा घाटी संघर्ष में चीनी सैनिकों की मौत की खबर फैलाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। क्या होता है टेबल टॉप रनवे, जहां 2 टुकड़े में बंट गया एयर इंडिया का विमान। यूएनएससी ने बताया कि खुली बहस में भारत ने पाक को घेरा, हमने झेला है सीमा पार कर आतंकवाद। इडुक्की की भूस्खलन में 17 लोगों की मौत, 57 लापता, पीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। चीन से तनाव के बीच सेना प्रमुख का फील्ड कमांडरों को निर्देश, हर स्थिति के लिए रहे तैयार। सुशांत केस में ईडी के सामने पेश हुई रिया चक्रवर्ती, 8.5 घंटे तक चली पूछताछ। पाकिस्तानी गोलीबारी में 2 नागरिकों की मौत, जवाबी कार्रवाई में 8 पाक सैनिक ढेर। चेन्नई में रखा है 740 टन एमोनियम नाइट्रेट, बेरूत धमाके बाद सतर्क हुए अधिकारी। रिजर्व बैंक ने देश का असली मिजाज जाहिर कर दिया है। पूरी न्यूज़ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह समेत 5 खिलाड़ियों को बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र में राष्ट्रीय हॉकी शिविर में रिपोर्ट करने के बाद कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाया गया है। ये खिलाड़ी घर पर ब्रेक के बाद टीम के साथ शिविर के लिए पहुंचे थे। साई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार साई ने शिविर में रिपोर्ट करने वाले सभी खिलाड़ियों का पहुंचने पर रैपिड कोविड-19 परीक्षण कराने की अनिवार्य किया था। पॉजिटिव आए इन सभी खिलाड़ियों ने एक साथ ही यात्रा की थी, तो पूरी संभावना है कि घर से बेंगलुरु पहुंचते हुए उनसे वायरस फैला हो। शिविर के लिए रिपोर्ट करने वाले मनप्रीत सहित सभी खिलाड़ी स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के अनुसार पृथकवास में रह रहे हैं और वायरस के संक्रमण की संभावना को रोकने के लिए उन्हें एहतियाती कदम के अनुसार अलग रखा था। मनप्रीत के अलावा सुरेंद्र कुमार, जसकरण सिंह, वरुण कुमार और गोलकीपर कृष्णा बी पाठक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। साई की मंजूरी के बाद सभी खिलाड़ी 4 अगस्त से कैंप में शामिल हुए थे, तभी से सभी 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन में थे। इसी दौरान खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट हुआ। चीन की पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने लिखा था कि भारत चीन के बीच सीमा पर संघर्ष के दौरान घटिया सैन्य बहाने की वजह से पीएलए के जवानों की मौत हुई। चीन के रक्षा मंत्रालय से संबंध सिनामिल.com की खबर के अनुसार जो उपनाम वाले व्यक्ति को ऑनलाइन अफवाह फैलाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में विशेष मोमेंट पर लिखा कि डोंगफेंग ऑफ रोड व्हीकल कंपनी लिमिटेड ने जिन सैन्य वाहनों की आपूर्ति की, उनकी खराब गुणवत्ता की वजह से चीन भारत सीमा संघर्ष में चीनी सैनिकों की मौत हो गई। गुरुवार को खबर में कहा कि डोंगफेंग कंपनी ने 3 अगस्त को पुलिस से झो की ऑनलाइन पोस्ट के बारे में शिकायत की थी। झो के द्वारा दावा किया था कि कंपनी के आंतरिक भ्रष्टाचार की वजह से उसके सैन्य वाहन की खराब गुणवत्ता के चलते चीनी जवान हताहत हुए। पुलिस ने झो को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया। खबर के अनुसार उसने अफवाह फैलाने के अपराध को कबूल कर लिया है। उससे पछतावा है कि उसने गंभीरता के साथ माफ़ीनामा लिखा है। अब बात करते हैं क्या होता है टेबल टॉप रनवे, जहां 2 टुकड़े में बंट गया एयर इंडिया का विमान। केरल के कोझीगढ़ में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। करीपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का एक विमान लैंडिंग करने के दौरान फिसल गया, जिसके बाद दुबई से लौट रही वंदे भारत एक्सप्रेस की इस फ्लाइट के 2 टुकड़े हो गए। कोझीगढ़ का हवाई अड्डा भौगोलिक रूप से टेबल टॉप है, मतलब हवाई पट्टी के इर्द गिर्द खाई है। मौसम खराब था और निश्चितता भी कम थी। शायद यही कारण था कि रनवे झुकने के बाद विमान फिसल गया और उसके अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। क्या होता है टेबल टॉप रनवे? टेबल टॉप रनवे अमूमन पठारिया पहाड़ के शीर्ष पर होता है। इसमें कई बार एक तरफ या कई बार दोनों तरफ गहरी ढाल होती है, जिसके नीचे घाटी होती है। इसे
ऐसे रनवे देखने में जितनी सुंदर होती है, यहाँ लैंडिंग उतनी ही जोखिम भरी होती है। लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों के दौरान खास सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। कोरोना के अलावा भारी बारिश और भूस्खलन की मार झेल रहे केरल में हुए इस दर्दनाक हादसे में चालक दल के 6 सदस्य सहित 191 यात्री सवार थे। हादसे में कई लोग घायल हुए। विमान में सवार यात्रियों में से 128 पुरुष, 46 महिलाएं और 10 बच्चे थे। कोई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की संख्या अभी बढ़ने की अनुमान है। फिलहाल राहत कार्य जारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की उच्च स्तरीय खुली बहस में भारत ने कहा कि वो सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित रहा है। भारत ने कहा कि हमने पारदेशीय स्तर पर संगठित अपराध और आतंकवाद का अनुभव किया है। भारत ने इस समस्या से निपटने के सुझाव भी दिए। भारत ने कहा, एक संगठित अपराध सिंडिकेट दी कंपनी जो सोने और नकली मुद्राओं की तस्करी किया करते थे, वो रातों रात एक आतंकवादी संगठन में बदल गए, जिसने मुंबई में साल 1993 में सिलसिलेवार बम धमाके किए थे। इन धमाकों में 250 से ज़्यादा निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। बहस में भारत ने कहा कि चौंकाने वाली बात यह है कि मुंबई धमाकों के आरोपों को हमारे एक पड़ोसी देश में संरक्षण प्राप्त होता है। हमारा ये पड़ोसी देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और आतंकियों की पनाहगाह होने के साथ साथ हथियारों की तस्करी और नशीले पदार्थों के व्यापार का केंद्र है। भारत ने इस बहस में सुझाव देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र को वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स जैसे निकायों के साथ संबंध बनाने की ज़रूरत है। ये संगठन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण को रोकने और मुकाबला करने के लिए वैश्विक मानक स्थापित करने की अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस दौरान भारत ने कहा, आज के समय में मानवता के लिए आतंकवाद सबसे गंभीर खतरा है। ये हर देश और क्षेत्र के लिए उतना ही खतरनाक है। भारत आतंकवाद के हर स्वरूप की कड़ी निंदा करती है। इसके किसी भी रूप के कोई औचित्य नहीं हो सकता। इसके मूल कारण की तलाश भूसे के ढेर में सुई खोजने के समान है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते केरल के इडुक्की जिले के राजमला इलाके में भूस्खलन हो गया। केरल पुलिस के अनुसार हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 57 लोग लापता हैं। बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया है। वो अधिकारी और अन्य आपातकालीन सेवा के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। हादसे को प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब भूस्खलन हुआ तो उन्होंने बहुत जोर की आवाज़ सुनी। एक व्यक्ति ने कहा कि लोग बचने के लिए भाग रहे थे और पानी चला आ रहा था। इससे पहले केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा था कि हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बचाव कार्य रात भर चलेगा। घटनास्थल पर लाइट की उचित व्यवस्था की जा चुकी है। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, इडुक्की में भूस्खलन की घटना से दुखी हूँ। दुखी की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। प्रार्थना करता हूँ कि हादसे में घायल लोग जल्द ठीक हो जाए। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना के संपर्क किया है। ये सेवा जल्द ही उपलब्ध होने की उम्मीद है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सिलजा ने बताया कि एक मोबाइल मेडिकल टीम और 15 एम्बुलेंस की इडुक्की भेजा गया है। ज़रूरत पड़ने पर और मेडिकल टीम भेजी जाएंगी। अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है, निर्देशित किया गया है। केरल के राजस्व मंत्री ई चंद्रशेखर ने कहा कि सार्वजनिक शिविर में लगभग 82 लोग रहे थे। हमें मालूम नहीं था कि भूस्खलन के समय वहां कितने लोग मौजूद थे। एनडीआरएफ की टीम अभी तक मौके पर नहीं पहुंची थी। खराब मौसम के कारण फिलहाल लोगों एयरलिफ्ट कर बचाना संभव नहीं है। इडुक्की में भूस्खलन के बाद केरल के 3 जिलों में 11 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि बचाव कर्मी ने कम से कम 5 शवों को निकाला है।
चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना प्रमुख ने अधिकारियों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शुक्रवार को फील्ड कमांडरों से कहा कि वो किसी भी हालत के लिए तैयार रहे और उच्चतम कार्रवाई की तैयारी पूरी रखें। इससे पहले नरवणे आज लखनऊ पहुंचे थे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी स्तर के कमांडरों से मुलाकात और बातचीत की। गौरतलब है कि सेना प्रमुख नरवणे 2 दिन के तेजपुर और लखनऊ के दौरे पर हैं। सेना ने बयान जारी कर बताया कि सेना प्रमुख ने शुक्रवार को लखनऊ श्रावणी स्थित मुख्यालय मध्य कमान का दौरा किया। बयान में बताया गया कि सेना प्रमुख को मध्य कमान की जनरल ऑफिसर कमांडिंग एंड शिफ्ट लेफ्टिनेंट जनरल IS कुमन द्वारा सैन्य ऑपरेशन और प्रशासनिक दोनों पहलुओं पर जानकारी दी गई। बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले कुछ महीनों से सीमा पर तनाव जारी है। दोनों पक्षों के बीच वार्ता के कोई दौर हो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध वाले स्थानों से सैनिकों और पीछे हटने की सहमति बनने के बावजूद चीन अपने सैनिकों को पीछे हटाने में ढिलाई बरत रहा है और कई स्थानों पर सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती शुक्रवार को ईडी की ओर से दर्ज धन शोधन मामले की केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश हुई। अभिनेत्री बोलार्ड एस्टेट क्षेत्र में स्थित एजेंसी के कार्यकाल में दोपहर से पहले पेश हुई। एजेंसी ने उनसे करीब 8.5 घंटे पूछताछ किया। रिया अपनी भाई सुबीक के साथ आई थी। उनसे भी करीब 2 घंटे की पूछताछ हुई। रिया चक्रवर्ती की कारोबारी प्रबंधक श्रुति मोदी भी एजेंसी द्वारा तलब किए जाने के बाद थोड़ी देर बाद पेश हुई। मोदी राजपूत के लिए भी काम करती थी। अधिकारियों ने बताया कि चक्रवर्ती और मोदी का बयान धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि राजपूत के दोस्त और उनके साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी को भी धन शोधन मामले में ईडी ने शनिवार को पेश होने के लिए तलब किया है। इन्हें भी अभिनेता के पिता द्वारा बिहार पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में संबंध में तलब किया है। पिठानी अभी मुंबई से बाहर बताए गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी कश्मीर से चौथी LOC पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी की। कुपवारा जिले के नौगाम, तंगधार, करना और मसिल सेक्टर के साथ बारामूला जिले के बोनिया से की गई गोलीबारी में 2 नागरिक की मौत हो गई, जबकि कोई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 8 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने मंडाकोली पॉकेट कॉम्प्लेक्स और जर्मन कॉम्प्लेक्स इलाके से शुक्रवार सुबह करीब 4:05 बजे नौगाम सेक्टर में से सेना की मंजिल और MKR पोस्ट को निशाना बनाया। इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 15 सिखलाई और 25 मद्रास के जवानों ने गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद सुबह करीब 9:45 बजे पाकिस्तानी सेना ने बोरियर सेक्टर में सेना के जाल और शरारत पोस्ट को निशाना बनाया। इसमें भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण धमाके जिस खतरनाक रसायन की वजह से हुआ, वो रसायन भारी मात्रा में भारत के चेन्नई में भी मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई सीपोर्ट कस्टम में वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यहाँ मनाली में करीब 740 टन अमोनियम नाइट्रेट एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन में रखा है। जानकारी के अनुसार अमोनियम नाइट्रेट की इस खेप को साल 2015 में सलेम की एक कंपनी से जब्त किया था, जिसने इसका आयात किया है। बता दें कि 4 अगस्त के शाम को लेबनान की राजधानी बेरूत में ऐसा विस्फोट हुआ जिसने पूरे शहर को खंडर में तब्दील कर दिया। बेरूत के बंदरगाह पर हुए धमाके ने पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर दिया है। ये धमाका बंदरगाह पर स्थित एक गोदाम में आग लगने की वजह से हुआ, जहां 2013 से करीब
2750 टन एमोनियम नाइट्रेट असुरक्षित तरीके से रखा था। इस धमाके में 150 से ज़्यादा लोगों की जान गई, वहीं हज़ारों लोग घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारियों ने कहा कि ये CFS एक सहायक बीमा शुल्क आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इनका भंडारण सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान में रखते हुए किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि वो जल्दी ही इसे नष्ट करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके आयातक ने गलत जानकारी दी कि वो उर्वरक ग्रेड का है, लेकिन ये विस्फोटक ग्रेड का है, इसलिए इसे जब्त किया गया था। दूसरी ओर तमिलनाडु पुलिस ने इस संबंध में एक अलर्ट भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ये एमोनियम नाइट्रेट रसायन 37 कंटेनर में रखा गया है। इसके साथ भी खुफिया अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल फैसले लेने के लिए कहा है। इसके साथ ही सीमा शुल्क बोर्ड ने एन्नोर, टूटिकोरिन और कराईकल समेत देश के सभी बंदरगाहों और गोदामों को 48 घंटे के अंदर अगर उनके पास विस्फोटक का भंडार है तो उसकी जानकारी देने के लिए कहा है। एमोनियम नाइट्रेट क्या है? एमोनियम नाइट्रेट एक गंधहीन रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग कोई काम में होता है। सामान्यतः इसे 2 कार्यों में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। पहला, खेती के लिए बनने वाले उर्वरक और दूसरा, निर्माण या खनन कार्यों में विस्फोटक के तौर पर। एमोनियम नाइट्रेट एक अत्यंत विस्फोटक रसायन है। ये अपने आप ही विस्फोटक नहीं है, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में ये ज्वलनशील पदार्थ है। आग लगने पर इसके धमाका होता है। इसके बाद खतरनाक गैसें निकलती हैं, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रमुख हैं। क्योंकि ये रसायन बेहद ज्वलनशील होता है, इसीलिए इसके रखरखाव के नियम भी काफ़ी कड़े होते हैं। नियम ये है कि अमोनियम नाइट्रेट का भंडार हमेशा फायरप्रूफ गोदामी स्थान पर होना चाहिए। जहां अमोनियम नाइट्रेट को रखा जाए वहां कोई नाला, पाइप या गटर नहीं होना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमोनियम नाइट्रेट को उसी तरीके से रखा जाए तो ये अन्य रसायनों की तुलना में सुरक्षित है। हालांकि बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट लंबे समय तक रखा जाता है तो इसमें विघटन शुरू हो जाता है और आगे चलकर विस्फोटक साबित होता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा DGP विकास दर के नकारात्मक रहने की आशंका जताने को लेकर शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय बैंक ने देश के असली मिजाज को जाहिर कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, RBI ने देश के असली मिजाज को जाहिर कर दिया है। लोगों का विश्वास अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। भय और असुरक्षा अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है। कांग्रेस नेता ने दावा किया, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर और अधिक बुरी खबरों का अंदेशा है। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को आगाह किया कि कोविड-19 महामारी का संक्रमण लंबे समय तक खींचा तो उससे घरेलू अर्थव्यवस्था की हालत और खराब हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए उपलब्ध मौद्रिक गुंजाइश का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेगा। गवर्नर ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान कहा कि हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में अधिक वृद्धि नकारात्मक रहेगी, लेकिन महामारी पर पहले काबू पा लिया गया तो उसका अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। दास की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिन चली बैठक के बाद नीतिगत दर को यथावत रखने का निर्णय किया। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ डेली। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।